हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरारो क्लासेस। आप सभी का मैं कपिल शांडिले बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी नई क्लास में, जो कि ईवीएस की क्लास है। आप सभी जानते हैं मैं आपको ईवीएस करवाता हूं, ठीक है। अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में केवीएस में क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, एक ट्रैक है उस पर सीधे चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और सबसे जरूरी होता है ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इस चीज पे फोकस कर लेंगे, अगर हम इसको पता कर लेंगे तो हमें अपना सिलेबस पता चल जाता है और सिलेबस का सही ट्रैक पता चल जाता है। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी ट्रैक पे रहने की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि हम क्या सही ट्रैक पे चल रहे हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाते हैं लास्ट ईयर में। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, देखिए क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पूछ रहा है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी टॉपिक जब शुरू करते हैं तो मैं आप कोशिश करता हूं कि उसका बेसिक आपको जरूर समझाया जाए, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अब देखते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन और उसके साथ डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। पहला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के ऊपर। तो पॉपुलेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जो है इसको बहुत एक्सप्लेन करके सिलेबस में डाला हुआ है। तो पॉपुलेशन का जो टॉपिक है उसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करके डाला हुआ है, और उसके ज्यादातर पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर, तो जरूरी नहीं इस बार भी ज्यादा पूछे जाए, लेकिन जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसके हर पार्ट से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तैयार जरूर कीजिए, लेकिन आशा मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, विच वन इज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत के लिए डिकेडल जनसंख्या वृद्धि कौन सी है। डिकेडल मतलब दशक की है, क्योंकि 2001 से 2011 का जो एक दशक है, ठीक है, 10 साल का समूह है। तो इस दशकीय वर्ष वृद्धि दर कितनी है, मतलब 2001 में कितनी थी और कितना परसेंट 10 साल के अंदर जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो बताइए जल्दी से आंसर, आप सबने शायद इसको तैयार किया भी होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, विच वन इज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011। तो बता दीजिए जल्दी से। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत के लिए डिकेडल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो मान लीजिए आपकी 2001 में जनसंख्या है 100, और वो 2011 में हो गई है 117। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हुआ, देखिए हम इस पे निकालेंगे ना, परसेंट आप निकालते हैं तो जो इनिशियल था उसी पे बढ़ा है ना, तो इसका कितना बढ़ा है, तो 17 बढ़ा है। तो 17 का परसेंट निकालेंगे तो देखिए आप निकालेंगे 17% हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से भारत की जो जनसंख्या थी उसका डिकेडल ग्रोथ रेट जो है 17.7 है। हालांकि कई जगह पर आपको दिखाई देगा 17.64। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो यही है, लेकिन ज्यादातर में ये चीज डाली जाती है राउंड फिगर करके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये 64 जो किया गया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। उसके बाद 18.25 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 10 साल के अंदर जो है भारत की जनसंख्या 17.7% या इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में काफी कम रही। तो 1991 से लेकर जो है 2001 के बीच की जो थी उसमें लगभग 21% डिकेडल ग्रोथ रेट थी, वो चेंज हो गई है, कम हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच वन इज द फॉलोइंग इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सेंसस वर्ड आया है, तो भारत में क्या पहले जनगणना होती रही है, प्राचीन काल में भी होती रही है। तो आपको बता देते हैं कि जो वैदिक टाइम है, वैदिक टाइम में देर आर वेरियस written evidences in which it is mentioned that population census is done। उस टाइम पे भी होती रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मौर्य काल के अंदर भी इसके सिम्टम्स कुछ एविडेंस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम करें कि भारत में मॉडर्न समय में जनगणना कब की शुरुआत कब हुई है, तो भारत की पहली जनगणना हुई है 1872 में।
ठीक है, ब्रिटिश काल चल रहा है, और उस टाइम पे वायसराय जो थे लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लॉर्ड मेयो, भारत की पहली जनगणना कब हुई। लेकिन ये जो जनगणना हुई थी 1872 में, ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं थी, ये केवल बंगाल के अंदर थी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि ब्रिटिश के अंदर थी, इसके अंदर बंगाल का एरिया तो था ही, उसके बाद बिहार भी था, और इसके साथ उड़ीसा। ये तीन जो आज के टाइम पे जो है स्टेट्स हैं, उन तीनों स्टेट्स को मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और इसके अंदर जो है जनगणना जो की गई थी वो लैंड रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए की गई थी। लेकिन 1881 की बात है, जब हमारे यहाँ पे वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है सबसे ज्यादा उदारवादी माने जाते हैं, और इनके टाइम पे काफी अच्छे अच्छे काम हुए थे। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक तो आर्म्स एक्ट को खत्म कर दिया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था, इल्बर्ट बिल भी आया था जो कि भारतीयों को यह अधिकार देता था कि आप सुनवाई कर सकते हैं ब्रिटिश जो अपराधी हैं उनके खिलाफ। तो लेकिन वो वापस लेना पड़ा क्योंकि काफी विरोध हो गया ब्रिटिश जो गोरे लोग थे उनकी तरफ से। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है भारत की पहली ऑल इंडिया अखिल भारतीय जनगणना, और रेगुलर भी कहते हैं इसको, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, और दूसरा रेगुलर। तो भारत की रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुई है, वो 1881 से हुई है, और पहली जनगणना 1872 से हुई है। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे। तो ये रेगुलर है। उसके बाद हर 10 साल के बाद जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बता दिया, और जनगणना के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा और बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन इज द फॉलोइंग इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का जनसंख्या घनत्व सही है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, जनसंख्या प्रति इकाई वर्ग एरिया, वर्ग मतलब क्षेत्र। तो हम यहाँ पर मोस्टली वर्ग किलोमीटर लेते हैं, मतलब भारत का टोटल एरिया निकाल लेते हैं और जनसंख्या टोटल है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर की अगर वर्ग बना ले, ये 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का, और ये भी 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको कहेंगे यूनिट। हो गया ना, 1 यूनिट मान लिया हमने 1 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, और तो भारत की जनसंख्या जो है टोटल जनसंख्या को डिवाइड करें टोटल एरिया से, तो हम पाते हैं 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं, आपको याद भी होगा मुझे लगता है, ये बहुत स्टैटिक जीएस है। ठीक है, और पिछले 10-11 साल से यही चल रही है। हमारी नई जनगणना 2021 में जो है वो जनवरी में खत्म होनी थी। 2020 से पिछले साल से स्टार्ट हो जाती तो 2021 तक जो है फाइनल इसका डाटा आ जाता, लेकिन कोरोना की वजह से उसको बीच में रोक दिया गया। इसके अलावा 2011 में एक नई शुरुआत हुई थी, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका जो है एनपीआर का शुरुआत, इससे पहले पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं बनाया गया था, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एनपीआर पे कुछ इश्यूज बने हुए थे कि एनपीआर होगा, कुछ लोग कह रहे थे एनपीआर नहीं करना चाहिए, लेकिन एनपीआर पहले ही शुरू हो चुका था 2011 में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं क्वेश्चन आ जाए 2020-21 की जनगणना जो होगी उसमें एनपीआर की शुरुआत हुई है, यस या नो, तो आपको बता दें कि एनपीआर 2011 में शुरू हुआ था। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हमने पता कर लिया, बाकी किसी ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो हमारे काम भी नहीं आएगा, तो ये यही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये जो लैटिट्यूड्स के जो हमने टॉपिक किया था, तो लैटिट्यूड के टॉपिक से है। तो लैटिट्यूड टॉपिक से यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है मैं कुछ पुट करूंगा, एक स्पेशल वीडियो तैयार करूंगा जिसके अंदर लैटिट्यूड से रिलेटेड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे हम। इफ पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि लैटिट्यूड जो है उन्हीं को पैरेलल कहते हैं। लैटिट्यूडनल जो लाइंस हैं उन्हीं को पैरेलल कहते हैं। एक तो ये स्फेरिकल होती है, दूसरा ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल होती है ना, तो इसको लैटिट्यूड लाइन को ही पैरेलल कहा जाता है। तो ये हर 1 डिग्री के बाद अगर ड्रॉ की जाए तो ये टोटल कितनी होगी। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम जो है यहाँ से, इसको बताने का एक तरीका मैंने बताया था
कि इसको ड्रॉ कैसे किया है। तो जो इक्वेटोरियल प्लेन है उससे किसी प्लेस की अर्थ के सरफेस पे एंगुलर डिस्टेंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स। तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और इस तरीके से टोटल 90 डिग्री तक की जा सकती है। और देखिए इधर का इससे मैच हो जा रहा है, ये आप इसको वीडियो को देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने बताया कि मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकता है। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है ये तो 0 डिग्री है, तो ना तो नॉर्थ में है ना तो साउथ में, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। टोटल 90 पैरेलल्स कैन बी ड्रॉन। तो इस तरीके से जो है कितने उत्तरी गोलार्ध में हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि टोटल 90 ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन 90 वाला जो है वो एक पॉइंट के रूप में होगा, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल पे हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नाइट्रोजन गैस इन, ये परसेंटेज पूछ रहा है नाइट्रोजन गैस कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एयर, वाटर, सब चीजें जो है, एयर, वाटर, सोयल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सभी चीजें जो है आपको सिलेबस में पढ़नी है। तो अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के लिए इनमें से कौन सा जो है फैक्टर, कौन सा परसेंटेज ठीक है। तो आपको पता है, मुझे लगता है कि 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। दूसरे पे कौन है बताइए जल्दी से, नाइट्रोजन तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे पे कौन सी है बताइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 21%, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, दोनों को मिला के हो गया 99%। अब देखिए एक और चीज है, हम इसको स्किप करते हैं बहुत बार। तीसरे पे ऑर्गन है और उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2। तो हम CO2 को तो याद रखते हैं, ऑर्गन को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी सीक्वेंस या इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जब पूछ लेते हैं तो हम ऑर्गन को भूल जाते हैं। तो इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CO2, और CO2 इज ओनली इतना परसेंट है। देखिए कितना परसेंट है, तो ये देखिए आर्गन जो है ये लगभग 1% के आसपास है। उसके बाद CO2 उससे बहुत कम है। तो ये हम इसका ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन किस काम में आती है, नाइट्रोजन जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी गैस जो है बर्निंग को कंट्रोल करती है, वो नाइट्रोजन है। और कौन सी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है, वो है ऑक्सीजन है। ध्यान रखेंगे CO2 फोटोसिंथेसिस में जो है एक रॉ मटेरियल की तरह काम आती है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसलिए ये सारी गैसेस जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो आप देखते हैं जनगणना में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक एक ही पेपर के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो या तो लोग शहरों में रहते होंगे या गांव में रहते होंगे, ठीक है। जो शहरों में रहते हैं उसको अर्बन कहा जाता है, अर्बन एरियाज है, और जो गांव में रहते हैं उसको रूरल कहा जाता है, ग्रामीण एरिया। तो ये पूछा कि अर्बन में कितना रहता है। तो एक तो सीधी सी बात है कि अर्बन शहरों में लोग कम रहते हैं, ठीक है, और गांव में ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज को क्लियर करेंगे। तो इसलिए परसेंटेज देखिए 50% से कम है चारों ही ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो देखिए ये डी जो ऑप्शन है ये एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है। लेकिन इसको राउंड फिगर में कहीं कहीं 32% भी लिखा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं 32% लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर 31.16% लिखा मिलेगा। दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो जब तक नई जनगणना नहीं होती है तब तक इस साल तो आपको यही फैक्टर याद रखने हैं, क्योंकि अगर इस साल भी अगर जनगणना स्टार्ट होती है तो मई में पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक रहती है तो मई 2021 में ये फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन इसको कंप्लीट होते होते मार्च 2022 हो जाएगा। तो तब तक आपका KVS का एग्जाम होने की संभावना है ही। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो डाटा अभी बताया जा रहा है वो डाटा जो है कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन
एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, ये 15th रेगुलर जनगणना है। 1881 से काउंट करें जो रेगुलर शुरू हुई तो ये 15th थी, और आज आज़ादी के बाद सेवंथ थी। तो आज़ादी के बाद ये 7th थी। तो अब आपसे पूछेंगे कि 2021 में जो हो रही है वो कौन सी होगी, तो 16th होगी, और आज़ादी के बाद 8th होगी। ये ध्यान रखेंगे, इस डाटा को याद रखेंगे तो नेक्स्ट का भी आपको याद ही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड एज। तो लैंड जो है, लैंड्स के बारे में पढ़ने को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में कम्युनिटी फॉरेस्टिंग वगैरह का टॉपिक है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। सामुदायिक भूमि के रूप में किसको कहा जाता है? देखिए, कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड एज, कम्युनिटी लैंड्स को किस प्रॉपर्टी के अंदर, रिसोर्स के अंदर काउंट किया जाता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी रिसोर्सेज। देखिए, कम्युनिटी है यानी कि किसी कम्युनिटी का उस पर हक है, तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी कम्युनिटी का हक है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से उसको देखिए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का, निजी संपत्ति का कोई मतलब नहीं होता। फिर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी रिसोर्सेज, तो ये भी प्राइवेट हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी कट ही जाता है क्योंकि पूरी कम्युनिटी का इस पर अधिकार है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो देखिए, कॉमन मतलब सामूहिक, ठीक है, इसको ट्रांसलेट नहीं हुआ है ये, कॉमन संपत्ति संसाधन। तो सामूहिक रूप से कम्युनिटी यूज कर रही है ना, इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सरकारी संपत्ति संसाधन तो सरकार ही यूज करेगी उसको, कॉमन समुदाय यूज नहीं करेगा, सरकार उस पर पूरा प्रॉपर्टी पे कब्जा रखेगी, तो ये नहीं हो सकता है। तो कम्युनिटी लैंड जो है तो ये ना, वहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो जो लैंडलेस लोग होते हैं वहां पर जो है, जैसे पंचायती जमीन होती है खाली पड़ी होती है, तो उस पर गाय वगैरह अपनी चरा सकते हैं। इसके अलावा पेड़ वगैरह, उसकी लकड़ियां वगैरह यूज करते हैं थोड़ी बहुत। तो ये सामुदायिक भूमि जो है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज डिजाइन फ्रॉम द टाइप ऑफ रूल। कहीं पर कैसा टाइप रूल है? कहीं मोनार्की है, ठीक है, कहीं पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी है कहीं पर, ठीक है, और कहीं पर ऑटोक्रेसी भी है, कहीं पर ओलिगार्ची है, ठीक है। ये क्या होता है सब चीजें हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन ए मोनार्की यानी कि एक राजतंत्र में, मोनार्क जहां होता है, किंग हैज द एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। बिल्कुल, एक राजतंत्र है ना, तो राजा का बेटा राजा होता है, ठीक है, उसको जनता की बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होती। तो ये पहले से फिक्स होता है कि उस राजा का बेटा अगला राजा बनेगा, जनता का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि अब इसका मतलब ये है क्या है कि राजा अपने बेटे को बना देगा, जनता से कुछ पूछेगा नहीं। तो इसका मतलब राजा के पास देश पर शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है। ये हम बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। बाकी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता हम पढ़ने में कुछ गड़बड़ कर लिया हो। चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए। अब देखिए, इन ए मोनार्की people can raise question about the decision that monarch take। तो मोनार्की में अगर मोनार्क जो डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर पीपल जो अगर उस निर्णयों के बारे में सवाल उठा सकते हैं, तो इसका मतलब वो मोनार्क नहीं रहा, अब वो डेमोक्रेसी हो गया। तो ये तो गलत ही हो गया, राजशाही में ऐसा नहीं होता, ये डेमोक्रेसी में होता है। इन ए डेमोक्रेसी द किंग हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। नो, डेमोक्रेसी में किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, इसके अलावा न्यायपालिका भी होती है, कार्यपालिका भी होती है, और जनता के पास भी शक्ति होती है। तो ये गलत हो गया है, ये सही नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल डोंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। एक लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ये गलत बात है। लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधि के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सबसे सही हमारा यही था जो हमने पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने ये चैप्टर, ये वाला पार्ट हमने कर रखा है। आप इसका आंसर बताइए हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इनमें से किसे भारत के लिए मानक मध्याह्न के रूप में देखा जाता है? भारत का मानक मध्याह्न रेखा के रूप में, यानी कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम कौन सी रेखा से, लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, देशांतर रेखा से, बता दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है, एक बार मैं आपको फिगर से बताता हूं।
तो इंडिया, क्योंकि ये बहुत वास्ट कंट्री है, तो इंडिया काफी लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है, तो और एक लॉन्गिट्यूड में 44 मिनट का फर्क पड़ता है। तो 30 मतलब 120 मिनट्स का फर्क पड़ेगा अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया काउंट करें। ये यहाँ पे गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गौर माता जगह। उसके अलावा ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट है, और इधर ईस्टर्न मोस्ट है कौन सा, वलांगू डिस्ट्रिक्ट में किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश का वलांगू डिस्ट्रिक्ट है उसका किबिथु स्थान है। तो इसके बीच में लगभग हम 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का हमारा टाइम है। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में देखिए 2 घंटे का फर्क आ जाता है। इसलिए सौराष्ट्र, ये जो सौराष्ट्र का एरिया है ये काठियावाड़ का एरिया है, तो सौराष्ट्र के एरिया से भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का लोकल टाइम का फर्क है। लेकिन एक टाइम रखने के लिए हमने बिल्कुल मिडल से एक लाइन जो है जाती है, जो बिल्कुल मिडल से डिवाइड करती है भारत के और इसको, तो ये 82.5 डिग्री, ठीक है, इस पे हमने ड्रॉ की हुई है और यहीं से हमारा टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे हम इधर जाएंगे तो हम प्लस जोन में जाएंगे, तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है वो ग्रीनविच से जाता है। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच जो है एक वैधशाला है, एक लेबोरेटरी है लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। तो वहां से इस तरफ जो जगह है वो ईस्ट कहलाती है और इस तरफ जाए तो वेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए इधर जाएंगे तो प्लस जोन आ जाएगी, मतलब यहाँ से हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है। तो भारत का ये टाइम जो है ना, यहाँ पे आगे देखें तो 5 और एंड 30 मिनट जो है वो प्लस जोन में आ जाता है। मतलब यहाँ पर अगर रात के 12 बजे हैं तो यहाँ पर बज जाते हैं कितने, सुबह के 5:30 बज जाते हैं, क्योंकि प्लस इतने जोन में। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ शाम के 5:30 बज जाएंगे, पीएम हो जाएगा। तो हम इतना आगे हैं, तो इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इधर ईस्ट है, इधर दिन पहले निकलता है। ठीक है, इसके अलावा 180 डिग्री एक लाइन है जो लॉन्गिट्यूड है, ये इसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ये 180 डिग्री जो सीधी नहीं है, पहली बात तो ये है, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर जो है ये लाइन जाती है, और इस लाइन को जब क्रॉस करता है कोई इस तरफ से इस तरफ, तो उसका एक दिन घट जाता है। यहाँ 11 तारीख है तो एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ पे 10 तारीख है तो यहाँ 11 तारीख हो जाती है। ठीक है, इस यहाँ से डेट स्टार्ट होती है, मतलब चेंज होती है नहीं। तो इसलिए अगर कोई इधर जा रहा है तो एक दिन डेट कम हो जाती है उसकी। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। भारत का जो मानक समय रेखा है वो यहीं पे है। अब ये पूछता है कि कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, या प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जो आज इसका नाम हो गया है, इसके नैनी स्थान से जाती है। इसके अलावा मिर्जापुर से भी जाती है, तो ये यूपी का एरिया हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा ये पूछ लेता है कौन सी स्टेट से जाती है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और एपी, ये तो है ही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी जाती है और ओडिशा से भी जाती है। ठीक है, ये 5 स्टेट है जिनसे ये मानक समय रेखा हमारी गुजरती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना इज आल्सो इंक्लूडेड 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से साल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 5-year प्लान का जो है अभी तक हमने शायद डिस्कस नहीं किया है, तो 5-year प्लान से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और सिंपल क्वेश्चन है कि बस आपको स्टैटिक जीएस तैयार करनी है और उसमें आपको एक आंसर मिल जाएगा 1997। तो 1997 में ये योजना स्टार्ट हुई। ठीक है, और 5 साल चलेगी तो 2002 में ये खत्म हो जाएगी। तो 9th 5-year प्लान है। इसके अलावा और ज्यादा, क्योंकि 5-year प्लान बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं एक क्वेश्चन ही पूछा जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। नाउ यहाँ ये 10th क्वेश्चन पे अब आ गए हैं। तो 10th क्वेश्चन कहता है क्या कि किसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हु वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए। भारत के संविधान के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं जाना जाता है। ठीक है, वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है। अब डिवाइड हो जाता है 50%, हमने ऑप्शन काट दी हैं। ठीक है, क्योंकि एक अब यहाँ पर आंसर है कि भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप
जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था ना, तो ड्राफ्ट कमेटी जो थी ना उसके अध्यक्ष यही थे। तो ड्राफ्ट जो प्रारूप तैयार किया गया था ना उसकी ये इन्होंने ही तैयार किया था। लेकिन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। तो ये जब कैबिनेट मिशन के तहत जो है ये संविधान का निर्माण करना की प्रोसेस शुरू हुई। कैबिनेट मिशन आया था कब? 1946 में। 1946 में ये मिशन जब आया तो इस पर काम करना शुरू किया संविधान पर हमने। तो एक संविधान सभा का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो पूछता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से मिशन के तहत बनी थी? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 में एज पर कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इसमें 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो हु वाज द प्रेसिडेंट, कौन अध्यक्ष था? तो अगर पूछे स्थाई या रेगुलर तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज द स्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन अब देखिए 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर को ही एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है दिया गया था, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ये थे, इन्हीं को जनक कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने? कि मोटी मोटी बातें जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारी क्या है, वो लगभग हमारा जो संविधान का उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उससे रिलेटेड जो है बातें इसमें बताई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो गया भीमराव अम्बेडकर। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में जो है हम बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए हमें, और इसके अलावा जो है आपको पसंद आया तो जरूर लाइक भी कीजिए, ठीक है। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई हमें बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका फोकस बिल्कुल अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो एग्जाम के नियर ही हैं आप लगभग, ठीक है। वैकेंसीज आर आल्सो अराउंड द कॉर्नर। तो आपको जो है थोड़ा सा अब अपने आप को जो है सारी एनर्जी को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है अपने आप को अच्छी तरीके से। तो आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जो है अच्छी डाइट लेंगे तो अच्छी डाइट से आपको ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, आपका माइंड पे लोड नहीं होगा, तो आप स्वस्थ महसूस करेंगे। अच्छा खाएंगे, अच्छा मन रहेगा, अच्छा दिमाग रहेगा। वही बात है कि अच्छा खाइए, अच्छा मन भी अच्छा रहेगा। इसका मतलब वही होता है कि आप अच्छी डाइट रखिए, कुछ ऐसी चीजें मत खाइए जिससे शरीर को नुकसान होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो घर होता है तो कोई उसमें कूड़ा फेंक दे तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये शरीर तो अपना ही है बिल्कुल, तो इसके अंदर कुछ खराब चीज नहीं जानी चाहिए। अच्छी चीजें खाइए जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़े। इसके अंदर आप शरीर के अंदर कैसे गलत चीज को जाने दे सकते हैं, तो ऐसे ही आप जो है ना हेल्दी चीजें खाइए। दूध वगैरह जरूर होना चाहिए डाइट में, दही दूध, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज भी कीजिए। आपकी एनर्जी जो है जरी देखिए वो कहते हैं ना कि साउंड माइंड जो है वो साउंड बॉडी, अगर बॉडी साउंड है तो उसमें माइंड भी साउंड होगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से थकावट हो जाती है और थकावट हो जाने की वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे माइंड की कैपेसिटी, हमारा माइंड भी साउंड हो जाएगा। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस कीजिए और निश्चित रूप से आप जो है जीतेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप जो है सिलेक्ट होंगे, जरूर होंगे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जो है वो होनी ही चाहिए, निरंतरता, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो आपको स्टोरी खरगोश और कछुए की है वो बिल्कुल सही है। आपको लगातार चलता है, आपको चलते जाना है, ठीक है, चलते ही रहना है, ठीक है, आपको चलना ही होगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।